नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और आज आप देखोगे रीट लेवल सेकंड एग्जाम 2017 में जो पेपर हुआ था उसके मैथ के पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, है ना। ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुँचाएगा आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2017 का पेपर है, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास 4, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब दे दो भाई। और अब देखिएगा होता क्या है, जब भी आपको घन की बात करें तो घन का आयतन होता क्या है भाई। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन AQ भुजा की पावर 3, ठीक है। जब आपको आयतन दे रखा हो और भुजा पूछे तो आपको करना कुछ भी नहीं है भाई। देखो ये पहला घन मान लिया A, दूसरा मान लिया V। अनुपात दे रखा है आपको 27:64। जब भी भुजा का अनुपात पूछे तो आपको क्यूब रूट करना है। क्या करना है? क्यूब रूट करना है। तो 27 का मैंने क्यूब रूट किया, ठीक है। और इधर 64 का क्यूब रूट किया। 27 का क्यूब रूट कितना हो गया? 3 और 64 का 4, यानी कि भुजाओं का जो रेशियो है यहाँ पे वो हो जाएगा 3:4। लेकिन प्रश्न में पूछा है पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जब भी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना हो तो आप भुजाओं का वर्ग कर दो भाई। क्लियर है? भुजाओं को क्या करना है? वर्ग। तो भुजाओं का वर्ग कर दो भाई। पृष्ठों का क्षेत्रफल 3 का वर्ग किया तो 9 और 4 का वर्ग किया तो 16। आपका सही आंसर हो जाएगा 9:16। अब ये चीज़ क्लियर हो गई ना। जब भी आपको आयतनों का अनुपात दे रखा हो, आयतनों का दे रखा हो तो आयतन होता है AQ, ठीक है। और भुजा का पूछे तो क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है तो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या कर दोगे? भुजा का वर्ग। क्लियर है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है एवं इसका आयतन 1848 घन मीटर है। खंबे की ऊंचाई याद करनी है। भाई देखो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? 2πr/h होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2πr/h बराबर दे रखा है 264। क्लियर है ये? अब देखो भाई, आयतन भी दे रखा है तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो मैंने लिखा बेलन का आयतन πr²h। क्लियर है? अब πr² बराबर मुझे दे रखा है कितना? 1848। मैंने बराबर 1848। इनमें मेरे से पूछा है हाइट, ऊंचाई पूछी है। तो ऊंचाई तो एक ही होगी भाई बेलन में। अब उस हाइट की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। तो देखो h बराबर क्या होगा? 1848 सामने लिखा हुआ है। भाग लग जाएगा इस πr² का। मैंने लिख दिया πr²। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई यहाँ तक। इधर देखो, ये क्या था? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 2πr/h बराबर 264। यदि मैं बात करूं h की तो h बराबर हो जाएगा 264, भाग लग जाएगा 2πr का। ये किसकी वैल्यू है? h की। यहाँ पे h की वैल्यू है, ये भी h है। दोनों समान ही है। दोनों को मैं समान कर देता हूँ कि h बराबर 264/2πr बराबर में ये 1848
पाई आर स्क्वायर। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो मेरे को आर की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं दे रखी है ना, तो पहले तो आर की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में अपन एच की वैल्यू निकालेंगे। कैसे देखिएगा, मैंने इसको काट दिया, बराबर में है भाई, कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर से आर था ये, और इस आर से ये इसकी पावर कट गई। ठीक है, अब देखो 2 से मैंने इसको काट दिया, 1 3 2 132 बार। अब यहाँ पे बचा आपके पास 132 बराबर 1848 बटा में क्या है, आर है। ठीक है, मुझे आर चाहिए, तो आर बराबर 1848 भाग लगेगा 132 का। क्लियर है ना यहाँ तक? तो अब देखो मैं 4 से काट रहा हूँ इसको, 4 तिये 12, 4 तिये 12 है ना, ऊपर काट दिया भाई, 4 चौके 16 बच गए 2, 4 छिकी 24, 4 दूनी 8। ठीक है, अब मेरे को 33 का भाग देना है, मैंने 33 का भाग दिया इसमें, 33 एकम 33 बच कितने गए भाई, 13, ये हो गया 132। इसको मैंने फिर काट दिया 33 से, कितनी बार, 4 बार, यानी कि आर की जो वैल्यू आई मेरे पास, त्रिज्या की वैल्यू आई, वो आ गई कितनी, 14 मीटर। मुझे आर की वैल्यू नहीं, मुझसे पूछी है हाइट, ऊंचाई, तो एच की, एच बराबर जो है क्या है भाई, एच बराबर 264 बटा 2 पाई आर। चाहो तो इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो इसमें आर की वैल्यू पुट कर दो, आपको ऊंचाई मिल जाएगी। देखिए मैंने एच बराबर लिखा था 264 बटा 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 22 बटा 7, और आर की जगह पे अब मैंने लिख दिया कितना, 14। ठीक है, अब इसको मैंने काटा, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 2 से इसको काट दिया 132 बार। क्लियर है, 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12 66 बार, और 22 से इसको और काट दिया, 22 तिये 66, यानी कि हाइट मेरी आ गई कितनी, 3 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर है? चलो ना अगले प्रश्न पे एक बार और देख लो। बेलन का क्या था, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, और ये क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर एच बराबर मैंने लिख दिया। उसके बाद में बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच के लिए मैंने बराबर कर दिया दोनों को, और आर की वैल्यू याद की, आर को वैल्यू को पुट करके एच की वैल्यू याद करी, जो कि हाइट, ऊंचाई मेरी है कितनी, 3 मीटर। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न संख्या 3 अब आपके सामने है। एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से क्रम से निम्न अंक प्राप्त किए। तो ये अंक हैं भाई, 20 छात्र, उन्होंने 54, 46, 24, 36 इस तरह से मार्क्स प्राप्त किए। उपयुक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी। अब इनके बाद में आपको सारणी दी गई है ऑप्शंस में, वो बताना है कौन सी सही है। तो चलो चलते हैं ऑप्शंस पे, देखिएगा ये 4 ऑप्शंस है आपके सामने, और वो उस बारंबारता सारणी में जो संख्या आई थी बच्चों के मार्क्स की, वो ये है। तो देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है कि वर्ग 0 से 20, यानी कि इसको बोलते हैं 0 से 20 मार्क्स तक कितने बार पुनरावृत्ति हुई है, बारंबारता कितनी बार आई है। ठीक है, 0 से 20 तक मार्क्स कितनी बार आए हैं। तो यहाँ पे देख लो भाई, 0 से 20 तक कितनी बार आए हैं। मैंने यहाँ पे देखा तो 0 से 20 तक 1 2 3 4, 0 से 20 तक 4 बार बारंबारता है। तो यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। ऑप्शन डी तो मेरा गलत है। क्लियर है?
अब मैं देखता हूँ 20 से 40 की बारंबारता। तो मैंने देखा 20 से लेकर के 40 तक, क्लियर है ना। तो देखो भाई 1 2 3 4 और ये 5। 20 से 40 तक की जो बारंबारता है मार्क्स की वो 5 बार है, इसमें 5 बार है, इसमें 6 बार है, यानी कि ये भी गलत हो गया मेरा, ये ऑलरेडी पहले से गलत हो गया था। अब मुझे देखना है ए और सी में से कौन सा सही है। चलो अगले पे चलते हैं। 40 से 60 की बारंबारता देखनी है, वो है कितनी। 40 से 60 इसमें भी 6 है, 40 से 60 इसमें भी 6 है। तो इससे अगले वाले पे चलते हैं 60 से 80 वाले पे, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 2 है, अब पता चल जाएगा कौन सा सही है। 60 से 80 के बीच में मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए हैं तो वो देख लो भाई। बारंबारता 60 से स्टार्ट करना है अपन को, तो 1 2 3 60 से 80 के बीच में 3 बार मार्क्स ऐसे हैं जो 60 और 80 के बीच के हैं। तो देखो 60 से 80 के बीच में 3 बार इस वाले विकल्प में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें। ये विकल्प से करना है आपको, है ना, ऑप्शन से मिला लेना इस तरह से, और आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6। सीमा द्वारा कक्षा, सॉरी ये प्रश्न संख्या 6 नहीं है, निर्देश है। सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित व विज्ञान के विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। सभी अंकों का योग 480 है। तो आपको बताना है, प्रश्न संख्या 4 व 5 के उत्तर देने हैं और इसको देख करके। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, गणित के अंक प्राप्त करने हैं और ये लेखा चित्र जो आपके सामने है, यहाँ पे गणित में जो अंक प्राप्त किए वो किए हैं 93 डिग्री। टोटल है कितना ये, हाँ भाई टोटल है कितना, तो ये टोटल है 360 डिग्री। क्लियर है ना। आप जो गणित में सीमा ने कितने मार्क्स लिए, तो यहाँ पे 93 डिग्री मार्क्स उसके आ रहे हैं। तो 93 कितने डिग्री में से, टोटल 360 डिग्री में से, जबकि टोटल मार्क्स थे कितने 480। तो मैंने कुल मार्क्स का गुणा कर दिया 480 का। देखो भाई 0 से 0 कैंसिल कर दिया, है ना। 12 तिये 36 और 12 चौक 48। ठीक है भाई, 3 से मैंने इसको काट दिया, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 31 गुणा 4 मुझे अब करना है। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 124 मार्क्स वो मैथ में लाई होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलो अगले प्रश्न पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में। तो देखो भाई हिंदी में है उसके 108 डिग्री, इस लेखा चित्र में 108 डिग्री है, और जो अंग्रेजी में है वो है 72। अंग्रेजी में है 72 डिग्री, और हिंदी की यदि मैं बात करूं तो 108। कितने ज़्यादा हैं, घटा लूँगा मैं यहाँ से, 8 में से 2 गए तो 6 बच गए भाई, और 10 में से 7 गए तो 3 बच गए, यानी कि 36 डिग्री ज़्यादा है इसका पाई चार्ट में। क्लियर है। तो कितने ज़्यादा है, तो मैंने लिखा हिंदी, और ज़्यादा है 36 डिग्री बटे 360 टोटल है, और कुल पूर्णांक जो कितने में से है वो है भाई 480 में से। मैंने यहाँ लिख दिया 480।
36 से मैंने इसको काट दिया 10 बार, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, यानी कि 48 48 मार्क्स सीमा ने अधिक प्राप्त किए हिंदी में बजाय अंग्रेजी के। कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी नहीं किया भाई। इंग्लिश के थे 72 डिग्री, ये थे 108, घटा दिया। 36 डिग्री का डिफरेंस है, 36 डिग्री ज़्यादा है कितने में से? 360। टोटल पूर्णांक 480, कैलकुलेशन की 48 48 मार्क्स उसके हिंदी में अधिक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा प्रश्न संख्या 6। तो इस तरह के प्रश्न भाई एग्जाम में खूब बनते हैं, देखो इसको ध्यान से और समझते हैं। सबसे पहले मैंने इसको उतारा, -√3 प्लस 84 18√3। अब देखो भाई, इसके कोई ऐसे टुकड़े करो किसके, इस 84 के, कि किसी संख्या का वर्ग बने। मैं लिख सकता हूं कि इसको 81 + 3 लिख सकता हूं। ठीक है, ये कितना है? 18। मैं इसको 9 × 2 लिख सकता हूं क्या भाई? चलो पेन अलग ले लेता हूं मैं, इसको मैं 9 × 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा देखो 9 × 2 मैं इसको लिखूंगा, मैंने लिख दिया, 2 को बाहर रख दिया और इस 9 को रूट के अंदर ही भेज दिया, यानी कि ये क्या हो गया? √81। क्योंकि बाहर यदि निकल के आएगा तो 9 निकल के आएगा, रूट के अंदर भेज दिया मैंने, √81 यहाँ पे इसको लिख दिया। आगे है क्या? √3। कोई दिक्कत है कि भाई इसमें? यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो, एक फॉर्मूला होता है बीजगणित में, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसको कभी नहीं भूल पाते, चाहे कितने भी भूलने की कोशिश कर लेते हैं, ये हमेशा याद रहता है भाई, है ना। तो देखो इस तरह की इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो देखो a², a बराबर मैंने मान लिया 9, ठीक है, और b बराबर √3। देखो a का स्क्वायर 81 हो गया, 9 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3 हो गया। उसके बाद में 2ab, 2a कितना है? 9, ठीक है, और b कितना है? √3, ठीक है, 9√3। अब यदि मैं इसको वर्ग में लिखूंगा तो √81 लिखूंगा, और यदि बाहर भी लिखूंगा तो इसी तरह से तो लिखूंगा। ठीक है, 2 × 9 18 होते हैं, लेकिन मेरे को ये जो फॉर्मूला है ये बनाना है, क्योंकि मेरे को आगे इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो देखो a² + b² + 2a, a कितना था? 9। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, √81 और ये b, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा a + b का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे अब मैं ये लिख सकता हूँ क्या? a + b का होल स्क्वायर 9 + √3 का वर्ग लिख सकता हूँ ना इसकी जगह। तो देखो भाई, -√3 प्लस ये √9 + √3 का वर्ग। क्लियर है? अच्छा देखो, -√3 और यदि वर्गमूल है और यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग है, तो ये घात हट जाएगी, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है रूट का, ये भी हट जाएगा, 9 + √3। क्लियर है? अब ये -√3 है, इधर +√3 है ना। तो देखो माइनस से
ये प्लस कट गया भाई, केवल क्या बच गया अब यहाँ √9, और इसको मैंने सॉल्व किया तो 3 आ गया, यानी कि मेरा यहाँ पे सही मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्लियर है? एक बार और देख लेना भाई वीडियो को वापस से जाकर के, बस आपको यहाँ पे ये टुकड़ा करना आना चाहिए जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए a² + b² + 2ab। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है भाई आपको, 2 × 9 इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को बनाना क्या था 2ab। ठीक है, a बराबर 9 और b बराबर था √3। एक बार और करना खुद से, वीडियो को पीछे से देखना, बैक ले जाना और वापस से देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलता हूं अगले प्रश्न पे। देखिए भाई प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। मैं प्रश्न को यहाँ पे उतार दूंगा अभी। 4 की घात है 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 इक्वल टू k की घात k गुणा 4 की घात 95। चलो देखते हैं, पूछा है k की वैल्यू। मैंने लिखा भाई 4 की घात है 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 और बराबर में k डॉट 40 4 की पावर 95। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा, सबसे छोटी घात कितनी है? इन तीनों में 95 है, मैंने 95 बाहर ने ले लिया भाई, घात बाहर ले लिए। तो देखो 4 की पावर 95 को बाहर ले लिया तो इधर कितना बच गया? 4 की पावर 2, 95 घात बाहर आ गई, इधर कितना बच जाएगा? 1, और इधर कितना बच जाएगा? 4 की पावर 0 बराबर में k डॉट 4 की पावर 95। अच्छा देखो, इधर भी 4 की पावर 95 है, इधर भी 95 है, दोनों कट जाएंगे क्या? अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 4 की पावर 2 यानी कि 16 माइनस 4, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, बराबर में k। 16 में से 4 गए तो 12, और 12 में 1 ऐड किया तो 13, k बराबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, केवल आपको कॉमन लेनी है। छोटी पावर 4 की पावर कितनी? 95। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 अब आपके सामने है। 5a² + 15a माइनस 6b माइनस 2ab बराबर क्या होगा? ये ऑप्शन से आपको चेक करना है। देख लेते हैं भाई एक बार। देखो 5a² + 15a माइनस 6b माइनस 2ab। यहाँ भी 5 है, यहाँ 15 है, 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या भाई? 5 a इधर भी है, इधर भी है, मैंने a भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इधर बच गया a + 3। कोई दिक्कत इसमें भाई? अब यहाँ देखो 6 है, यहाँ 2 है, b है, यहाँ भी b है, तो मैंने कॉमन ले लिया 2b। तो यहाँ बच जाएगा क्या? देखना भाई ध्यान से, 3। ठीक है, 2b कॉमन ले लिया था, 3 माइनस कॉमन ले लिया तो इधर प्लस बच जाएगा, और a + 3 तो a + 3 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b कौन से ऑप्शन में है? 5a माइनस 2b a + 3, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? चाहो तो इसको गुणा करके आप देख लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है 1/³ है भाई, है ना? क्यूब रूट 8/1000 प्लस इधर भी क्यूब रूट है, और ये कितने का है?
192/3 और ये क्यूब रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से, और आपको मान देखना है इन ऑप्शनों में से कौन सा आएगा। 1 अब देखो भाई 8 का कितना होता है क्यूब रूट 2 है ना, और 1000 का 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/10। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक तो। अब देखो प्लस 3 से मैंने इसको काटा तो 3 पंजे 15, सॉरी 3 छीक 18, 6 बार कट गया, बच गया 1, 3 चौके 12, 64। अब ये 64 किसका क्यूब रूट होता है? 4 का होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 2 पंजे 10, अब ये 1/1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा भाई, है ना, चला जाएगा ऊपर, तो 5 प्लस कितना है 4 बराबर 9, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। 2x - 3y बराबर 79, x + 6y बराबर 47 हो तो x - y, दो समीकरण है और दो अज्ञात राशियां हैं, इनकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो कर सकते हो आप आराम से। देखिएगा कैसे। मैंने फर्स्ट समीकरण को लिखा 2x - 3y बराबर 79, दूसरा वाला लिखा x + 6y बराबर 47, ये पहला ये दूसरा। अब मेरे को बराबर करनी है किसी अज्ञात जो वैल्यू है यहाँ पे x, इन दोनों को यदि मैं समान कर दूँ, ये 2x है, इसको भी 2x कर दूँ, तो ये कट जाएगा और फिर मेरे पास एक राशि बचेगी y, उसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा। जैसे ही y की वैल्यू मुझे मालूम होगी तो किसी भी समीकरण में पुट कर करके मैं x का मान बता सकता हूँ। चलो देखते हैं। देखो इस वाले समीकरण को, सेकंड नंबर को मैंने 2 से गुणा किया भाई। क्या किया? 2 से गुणा किया, और गुणा करने पे क्या आया भाई? देखो 2x + 6 भी गुणा होगा, पूरा समीकरण गुणा करना है ना। 12y बराबर 47 को 2 से गुणा किया तो 94। अब इस समीकरण में से यदि मैं पहले वाले को घटा दूं, क्या कर रहा हूं? 2 - 1 इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से घटाने पर, इक्वेशन सेकंड से इस फर्स्ट को घटा दिया, 2x - 3y बराबर 79। भाई घटाते हैं जब चिन्ह चेंज हो जाते हैं सारे, है ना, तो यहाँ प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। क्लियर है? तो देखो ये प्लस ये माइनस ये तो क्या हो गया? कट गया भाई। अब देखो 12 और 3 15y, 94 में से आपको घटाने हैं कितने? 79। तो 14 में से 9 गए तो 5, 8 में 7 गए तो 1, 15y बराबर 15। 15 से इस 15 को मैंने काट दिया एक बार, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई कितनी? 1। अब इस y की वैल्यू मैं किसी भी समीकरण में रख दूं दोनों में से, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मैंने इस y की वैल्यू समीकरण नंबर सेकंड में रखी भाई। सेकंड तो था वो है x + 6y बराबर में है 47, है ना, यही है। x बराबर मुझे चाहिए तो 47 - 6y 6, और y की वैल्यू कितनी दी है? y की वैल्यू है 1, तो 1 से गुणा करूंगा तो 6 कम 6, 47 में से 6 गए तो कितने बच गए भाई? 41। तो x की वैल्यू मेरे पास आई कितनी? 41। लेकिन मुझसे पूछा है क्या x - y बराबर, यानी कि 41 - 1 बराबर कितना आ जाएगा? 40, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 11। 3x + 5² - 60x
निम्न में से किसके बराबर है, ये आपको चेक करना है। तो देखो एक फॉर्मूला जो मैंने पहले बात की थी उसके बारे में, a प्लस वी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, भूलने की कितनी भी कोशिश कर लो ये फॉर्मूला कभी भूल नहीं पाओगे, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सबको याद रहता है भाई। तो इससे मैंने इसको खोल लिया जो प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न में दे रखा था 3x प्लस 5 और माइनस 60x, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर किया 9x स्क्वायर, क्लियर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2ab। तो देखो 2a कितना है 3x, b कितना है 5, 2 3 6 पंजे 30x माइनस 60x। तो प्लस के 30x है माइनस के 60x है, तो मैंने घटाया भाई क्योंकि माइनस का ज़्यादा है, 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x। अब देख लो भैया ये कौन से समीकरण से यहाँ पे बन रहा है, वो ही सही है, क्लियर है। देखो मैंने ऑप्शन डी लिया स्टार्टिंग में ही, है ना, a का स्क्वायर 9x स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर यानी कि 144, जो कि यहाँ पे नहीं है केवल 25 है। चलो ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 144, ये भी गलत है भाई। ऑप्शन सी में चेक करता हूँ, 3x स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग किया तो 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 25, माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस 2ab, 2 3 6 पंजे 30 यानी कि 30x। तो मेरा सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। अब एक को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि ये ही वैल्यू यहाँ रखी हुई है, तो ऑप्शन से करना था, कर लिए, आगे आंसर ये वाला, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चले ना अगले प्रश्न पे, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। ये तो मैंने परसेंटेज में बहुत बार बताया है क्या, कि कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, अपने आप की 100% होती है। तो ये हमेशा नोट कर लेना, ये हमेशा काम पड़ेगा भाई। प्रतिशतता में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो अपने आप की कितने परसेंट होती है, अपने आप की बोले तो शंभ की 100% होती है। तभी तो मैं साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को 100% मानता हूँ, है ना। लाभ हानि में क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है प्रश्न। तो क्या याद रखोगे, कोई भी संख्या हो अपने आप की 100% होती है, ऑप्शन डी। 80 का 80, 80 का कितना प्रतिशत, तो 80 का 100% क्या है, 80 है, क्लियर है। देखो भाई 80 और 80 का 100% में निकालूंगा, 100/100 बराबर में क्या आ जाएगा 80, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 अब आपके सामने है। देखो भाई इसको, एक टेलीविजन विक्रेता ने रुपए कितने 9,600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे, उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ, दूसरे टेलीविजन पर 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। जब भाई आपका विक्रय मूल्य समान हो प्रत्येक वस्तु का, और उसमें लाभ और हानि में इस तरह से दे रखे हो कि 20% समान हो, मतलब प्रतिशतता में 10% हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ही हानि होती है। और उस हानि को निकालने के लिए बेस्ट मेथड ट्रिक क्या है वो देख लो, और ये हमेशा काम आएगी लाभ हानि में भी, परसेंटेज में भी, है ना, साधारण ब्याज में भी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी, हर जगह ये काम आती है। आयतन क्षेत्रफल में भी ये काम आती है,
कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह के प्रश्न जब भी बनेंगे वहां भी ये ट्रिक काम आएगी। मैं लिख देता हूं भाई, a प्लस v प्लस माइनस a गुणा b बटा 100। ये है आपकी वो ट्रिक जिससे कि आप कम से कम 4 प्रश्नावलियों के प्रश्नों को कर लोगे बेहद कम समय में। केवल 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा यदि आपको ये याद है तो। बस आपको इतना सा याद रखना है, यदि लाभ है तो प्लस लेना है, हानि है तो माइनस का चिन्ह लेना है। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि 20% तो लाभ है और 20% हानि पर बेचा, तो a बराबर 20% प्लस में, b बराबर 20% माइनस में। तो 20 प्लस में ले लिया, माइनस 20 हानि ले लिया। क्लियर है? अब यहाँ कौन सा चिन्ह लेना है? तो प्लस गुणा माइनस करते हैं तो कौन सा चिन्ह आता है भाई? माइनस का आता है। माइनस 20 गुणा 20 बटा 100। तो देखो प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 माइनस 4%। अब ये माइनस का चिन्ह किस लिए आया? ये माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है, आपने लिया था हानि के लिए। तो बोले तो हानि हुई कितने परसेंट की? 4% की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है भाई? ये याद रख लेना है ना, a प्लस बी प्लस माइनस a गुणा भी बटा 100। चले अगले प्रश्न पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या 14। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना होता तो कितने मजदूर चाहिए? भाई समय काम मजदूरी की मेरी पूरी वीडियो है आपके चैनल पे, तो वो देखना आप एक बार। और देखो मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल MWD याद हो जाएगा। MWD MWD MWD। M का मतलब होता है मैन, यहाँ पे कितने आदमी हैं, व्यक्ति हैं। क्लियर है? W का मतलब है वर्क। ठीक है? वर्क बोले तो काम कितना है, और डे बोले तो दिन। अब यदि आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे उसमें घंटे भी दे रखे हैं, तो इसके मल्टीपल में ही आपको घंटे करने हैं दिन के में। क्लियर है? क्वेश्चन है 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 6 तो आदमी हैं, काम आपका एक है, और कितने दिन में? 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो दिन की जगह अब मैं क्या लिख दूंगा? 4, काम वो ही रहेगा। पूछा है कितने मजदूर चाहिए, मुझे नहीं पता कितने चाहिए। इस तरह से तो लिख लोगे ना, बस ये लिख लो। उसके बाद क्या है तरीका सॉल्व करने का वो देख लो भाई। अब आपको इस तरह से गुणा करना है। देखो ये 6 गुणा 1 गुणा 16 बराबर, देखो भाई x गुणा 1 गुणा 4। x गुणा 1 किया तो वही बराबर 4। ठीक है? इस तरह से गुणा करना है, बीच में बराबर का चिन्ह आपको लगाना है। 4 से इस 16 को काट दिया मैंने 4 बार, तो x बराबर निकल के आया 4 गुणा 6 किए तो 24। यानी कि अब मजदूरों की संख्या है वो मुझे चाहिए कितनी? 24, 24। बहुत आसान हो जाएगा MWD मेथड से। ठीक है? अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 अब आपके सामने है। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? मैंने कहा जब भी मूलधन मालूम नहीं होता है तो क्या मानते हैं? 100%। क्लियर है? कोई भी राशि हो अपने आप की कितनी होती है? 100% होती है। तो देखो दर दे रखी है भैया, कितनी दे रखी है? 8%। टाइम भी दे रखा है कितना? 5 वर्ष। ठीक है? अच्छा ब्याज भी दे रखा है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 640। मैंने बताया आपको साधारण ब्याज में कि जो साधारण ब्याज की दर होती है और साधारण ब्याज होता है प्रति वर्ष समान होता है। क्लियर है? तो देखो दर कितनी है? 8%, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 8%, 1 वर्ष का ब्याज 8%,
तो 5 वर्ष का ब्याज कितना, 40%। क्लियर है ना। 1 वर्ष का ब्याज 8%, 5 वर्ष का ब्याज 40%। 40% बराबर दे रखा है मुझे 640। पूछा मूलधन है यानी कि 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर 640 बटा 40 गुणा 100। क्लियर है। 0 से 0, 4 से 64 को काट दिया, कितनी बार, 16 बार। 16 गुणा 100 किया तो 1600, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखना प्रश्न को, है ना। देखिए प्रश्न संख्या 16 अब आपके सामने है। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। भाई कितनी थी वृद्धि, 10% की, यानी कि प्रति वर्ष 10% विद्यार्थी बढ़ेंगे। और 2015 का मुझे दे रखा है, सॉरी 16 का दे रखा है। 2016 का कितने विद्यार्थी थे, 1500 थे भाई। पूछा है 2018 में 2 साल बाद। एक बात बताओ भाई, 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है क्या। परसेंटेज को यदि मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो 10% बराबर होता है 1/10। यानी कि कोई भी राशि हो यदि 10 है तो उसका 10% है कितना, 1। कितना है, 1 है। देखो पहले वर्ष मान लिया मैंने, केवल मान रहा हूं 2016 में, पेन चेंज कर रहा हूं भाई यहाँ पे, देखना 2016 में 10 थी संख्या मान लिया, तो 2018 में कितनी हो जाएगी, 2018 में देखनी है। 2 वर्ष की मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो पहले वर्ष 10 से बढ़कर के 11 हो गई होगी। हाँ, अगले वर्ष भी वही 10%, यानी कि अगले वर्ष भी 10 से बढ़कर के 11 हो गई होगी। 10% दर है, इसी तरह से विद्यार्थी बढ़ने का लक्ष्य उन्होंने रखा था कि 10 से 11, इनको गुणा कर दिया मैंने, 10 गुणा 10, यानी कि 100 यदि विद्यार्थी 2016 में है तो 2018 में कितने हो जाएंगे, 121। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित है ना पूरा। एक और तरीका बताऊंगा आपको, पहले इसको समझ लो भैया। यदि 2016 में 100 है तो 2018 में कितने हो जाएंगे, 121। लेकिन 2016 में मुझे मालूम है कितने हैं, 1500। 1500 100 के बराबर है, तो देखो 1500 किसके बराबर है, 100 के, तो 121 के किसके बराबर होंगे, गुणा कर दिया मैंने 121 को, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब गुणा करना है 15 से 121 को, 15 एकम 15, हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 30, हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, 1815 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1815। अच्छा, मैंने एक तरीका, एक ट्रिक आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, क्या कि 2 वर्ष के लिए और लाभ हानि में आयतन क्षेत्रफल में a प्लस बी प्लस माइनस a गुणा बी बटा 100, उससे भी कर सकते हो कि वो केवल और केवल 2 वर्ष के लिए वैलिड है भाई। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या बताई थी भाई, देखो मैंने बताया a प्लस बी प्लस माइनस a गुणा बी बटा 100, यही बताया था, है ना। अब यहाँ पे कितनी हो रही है वृद्धि, 10% की वृद्धि हो रही है और 2 साल तक हो रही है। वृद्धि है तो प्लस ही लेंगे। देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, 10 और 10 कितने हो गए, 20, और 1 गुणा 1 किया तो प्लस में 1, बोले तो 21% की अब वृद्धि हो जाएगी। तो जितनी भी राशि है, जितनी भी संख्या है, कितनी है, 1500, तो 1500 का
21% वृद्धि हो जाएगी, बच्चे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? 1500 का 21% बच्चे बढ़ जाएंगे। अब 1500 खुद अपने आप की कितने परसेंट है? 100, तो 1500 का 121% ही तो निकाला 1815। क्लियर है? चाहो तो 21% निकाल के भी कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो भाई 15 एकम 15, हासिल लगी कितनी? 1, 15 दूना 30 और 1 31। 315 उन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी होगी 2 साल में। अब इनको ऐड कर दो 1500 में, 1500 और 315 यानी कि 1815। क्लियर है ना? अब तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो भाई ध्यान से देखना, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? अब सर्वांग समता होता क्या है? तो वे आकृतियां जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, एक के ऊपर दूसरी को रख दिया जाए तो पूरी तरह से उसको ढक ले, पूरी तरह से उसको ढक ले, ये सर्वांग समता होता है। और इसके जो नियम होते हैं वो कौन कौन से हैं? भुजा नियम। ठीक है, यानी कि देखो भाई, एक तो तीनों भुजाएं समान हो, तो इसमें तीनों भुजाएं समान है क्या? नहीं भाई, आपको केवल और केवल क्या दे रखा है? देखो इसमें दे रखा है बी से ई तक की भुजा समान है ई से सी तक की, यानी कि एक तो भुजा समान है। देखो एक एंगल शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, यानी कि कोण भी समान है ये। अच्छा देखो एक एंगल ये है 75 डिग्री का, ये भी 75 डिग्री का है, तो एक कोण और समान है। तो नियम कौन सा बनता है? ये कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण नियम कौन से में है? समकोण वाला नहीं है भाई। भुजा नियम कोण 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 नहीं है भाई, 2 कोण और 1 भुजा है भाई। कौन से में है? देखो यहाँ पे सही से ये ऑप्शन दिख नहीं रहे भाई, है ना? देखो कोण कोण भुजा। क्लियर है? इसमें डबल भुजा है, ये भी गलत हो गया। इसमें तीनों भुजाएं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये है कोण भुजा कोण नियम, है ना? 2 बार तो कोण है, 1 बार भुजा है, वो लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि वो आगे पहुंच गया भुजा, है ना? कोण भुजा कोण नियम। क्लियर है? चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखो भाई, नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के सही युग्म है। अब सबसे पहले बात आती है संपूरक कोण की। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो ज्योमेट्री में जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो पहली बात ही आती है रेखा और कोण की, और कोण में आता है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो वे 2 कोण जिनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है। पूरक कोण होते हैं जिन कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, उन्हीं को कोटि पूरक भी बोलते हैं। तो मैं अब यहाँ पे बात करूंगा केवल और केवल संपूरक कोण की, और उनका मान क्या होना चाहिए? असमान। क्लियर है? योग तो 180 हो लेकिन असमान होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। देखिए भाई, एक एक ऑप्शन अपन लेंगे और उनको समझेंगे। कोण DFE, तो देखो ये D, ये F और ये E एंड EFA। तो देखो भैया EFA, इन दोनों का योग 180 है। ठीक है, 180 भी है और असमान भी है। देखो ये तो छोटा है और ये काफी बड़ा है, समान तो नहीं है ना, 90 का नहीं है। चलो, यानी कि ये ऑप्शन ए में ये वाली बात तो सही है। नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, AFB। तो देखो भाई A, F और B ये हो गया। आगे दे रखा है BFD, B, F और D, ये भी 180 है।
और असमान है, यानी कि ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देख करके आपको ये चेक करना था। बस असमान होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए भाई। चले अगले प्रश्न पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 78 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है, यानी कि समांतर जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी क्या है? अच्छा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या है, तो देखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, बोले तो हाइट। ऊंचाई पूछा तो मैंने डायरेक्ट लग दिया हाइट, उनके बीच की दूरी वो हाइट। ठीक है, देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है? 10 और 16 26, 10 + 16 गुणा में हाइट। दे कितना रखा है भाई क्षेत्रफल? 78 78, मैंने लिख दिया ये 78। देखो भाई 78 बराबर 1/2 गुणा में 26h। इसको काट दिया 13 बार, और 13 से मैंने इसको काट दिया, कितनी बार कट जाएगा भाई? 6 बार, 13 6 78, तो h बराबर 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? आ गया ना समझ में? इसका फॉर्मूला तो याद रख लेना भाई, समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? अब भाई यहाँ पे व्यास दे रखा है, मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। लो भाई, r बराबर 56/2 कितनी हो गई? 28 किस में है? सेंटीमीटर में। ये क्या होता है भाई? आपका वृत्त हो गया। अब इसके आधे भाग की क्या बतानी है? परिधि बतानी है। पहले पूरे भाग की परिधि तो पता चले। तो देखो, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। 2πr 2 गुणा 22/7, r कितना है? 28, 7 चौक 28, काट दिया ना मैंने इसको। ठीक है, अब देखो 22 गुणा 4 किए तो 88, और 88 गुणा 2 करना है। ठीक है, तो 2 गुणा ये 88, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर आई मेरे पूरे वृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की परिधि मुझे चाहिए केवल आधे भाग की परिधि, तो आधे भाग की परिधि इसकी आधी हो जाएगी। तो आधे भाग की परिधि, आधे भाग की परिधि बराबर 176 में 2 का भाग दे दो भैया, 2 × 16, 2 × 16 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। अब ध्यान देने योग्य बातें कि अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है? यहाँ पे पूछा था आधे भाग की परिधि, लेकिन देखो जब मैंने आपको वृत्त पढ़ाया तो वहाँ पे अच्छे से बताया था अर्धवृत्त की परिधि। परिमाप जब भी पूछे, परिमाप की मान भी मैंने बताया था। अब मैं इसको आधा कर देता हूँ, मैंने इसको आधा कर दिया भाई, है ना। मैंने कहा अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, अब ये तो क्या हो गया? आधा वृत्त की परिधि बोल सकते हो आप इसको कि आधे भाग की परिधि।
लेकिन जब मैं परिमाप की बात करूंगा तो मैंने कहा जिस बिंदु से चलना स्टार्ट करोगे वापस वहीं पे आ जाओ, ये होता है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको याद रखना है पाई आर, ये तो आधी पड़ती हो गई, प्लस में यहां से देखो भाई ये त्रिज्या थी, ये त्रिज्या, ठीक है, आर और आर कितने हो गए 2r, आर कॉमन ले लिया यहाँ पे मैंने, पाई प्लस 2। आगे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखना भाई, अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप बराबर आर की जगह मैंने आर लिख दिया, पाई की जगह क्या लिखूंगा 22/7 प्लस क्या है यहां 2। अब देखो भाई इसको मैंने सॉल्व किया, 7 दूनी 14, 22 और 14 36, तो 36/7 ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप, 36/7 गुणा में आर। लेकिन जब परिधि की बात करें, अर्धवृत्त की परिधि की बात करिए, केवल परिधि की, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 88। क्लियर है, परिमाप की बात करता है, इससे करते, और अपन ये यदि इससे आंसर करेंगे तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, अपन को आंसर विकल्प से देना होता है। और अर्ध परिधि का कितनी हो जाएगी 176 की आधी 88 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके रीट लेवल सेकंड 2017 का पेपर, जिसमें 20 प्रश्न आए थे। मेथड की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, उससे होगा क्या, मैं अभी आपके पास 2011, 12, 15 जो भी पेपर हुए थे रीट लेवल सेकंड के, वो सारे लेकर के आऊँगा, है ना। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करके अपने किन्हीं 2 दोस्तों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए AMG के साथ।